नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके तहत करते क्या है कि 10 टॉपिक लाते हैं, उस पर 10 प्रश्न तैयार करते हैं और फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज ये जो लेक्चर 15 है, इसमें भी 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का हम तैयारी करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आप मान के चलिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा आपका होने वाला है तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। उससे पहले आपके लिए सूचना है, और सूचना यह है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक बात जो ध्यान रखना है कि यह ऑफर जो है 10 से 17 अगस्त तक ही वैलिड रहने वाला है। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। कोर्स यहाँ पर देख लीजिए, यूपीएससी के तहत ये सारे कोर्स हैं, पीसीएस के तहत ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जानकारी लेकर के फिर नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं, पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा C295 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जो है इसका संबंध, और यहाँ पर 4 देखिए टॉपिक दिया गया है कि क्या यह वायरस है, क्या कोई नया तारा है जिसका नाम ये रखा गया है C295, या फिर किसी विमान का नाम है, या फिर किसी प्रजाति का नाम है। तो चलिए सबसे पहले इस विषय में समझ लेते हैं। एक बात जो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये पूरा पीडीएफ जो है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां जाकर के आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप चैनल पर पहुंच के ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल। क्योंकि बार बार आप लोग का देख रहा हूं हर वीडियो में कमेंट रहता है कि सर ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान देना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां ज्वाइन करना है। चलिए तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले इस विषय में विस्तार से समझ लेते हैं। मई 2024 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को लेकर के बात किया गया है का दूसरा C295 विमान इसे प्राप्त हुआ है। सितंबर 2021 में भारत ने 56 एयरबस C295 विमानों को खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक समझौता किया था। आप कह सकते हैं एक बिजनेस डील हुआ था। इन विमानों में से 16 का निर्माण जो है एयरबस द्वारा कहाँ किया जाना था? स्पेन में किया जाना था, यूरोप में। शेष 40 विमानों का निर्माण का यह डील हुआ था कि यह जो स्पेन में ना होकर के भारत में किया जाएगा। सभी 56 विमानों को एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ध्यान में रखना है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ध्यान में रखना है। यह एयरबस की नई पीढ़ी का एक सामरिक परिवहन विमान होगा। इसका प्रयोग सैनिकों, क्या देखिए प्रयोग देख लीजिए, सैनिकों और कार्गो को ले जाने के से लेकर समुद्री गश्त और चिकित्सा निकासी जैसे मिशनों में भी किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो चीजें क्लियर हो गया कि हमें ये C295 का संबंध किससे है? तो विमान से है, इंडियन एयरफोर्स से है। मामला समझ में आ गया? तो इसका सही जवाब पहले का सी हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे टॉपिक को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। देख लीजिए क्या पूछा गया है, बम वर्षक मानव रहित विमान, है ना, एक ऐसा विमान जिसमें मनुष्य नहीं रहेगा, ठीक है, उसका संचालन मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाएगा और वह बम बरसाने वाला होगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि युद्ध वगैरह में यह काम में आएगा। दूसरी बात, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 शब्द पर ध्यान दीजिए, पहला और स्वदेशी। मैं लगातार कहते रहता हूं कि जो चीजें, जो टॉपिक जहां पर जाकर के ये पहला जुड़ जाए, पहली बार कोई बात हो जाए, तो मान के चलिए कि वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ तो एक और एडजेक्टिव यहां पर है, वह क्या है? स्वदेशी, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, तब तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पहली बार ऐसा हुआ है। मामला समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखते हैं कि इसका नाम क्या है, इसको विस्तार से समझ लेते हैं। मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200
बी का अनावरण किया गया। ये देख लीजिए, यहां पर इसे ध्यान में रखना है। इस विमान को बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयर स्पेस ने बनाया है। इसका निर्माण जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। इसलिए मैंने कहा पहले ही क्या था, स्वदेशी की चर्चा किया, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत इस विमान की पेलोड क्षमता जो है, ये ध्यान रखना है कि इसका पेलोड क्षमता कितना है, कैपेसिटी लगभग 100 किलोग्राम है। यह पेलोड क्षमता इस विमान को हवाई हमले के लिए हथियारों को ले जाने में इसे सक्षम बनाती है। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यह आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो क्या नाम था, FWD-200B। सही जवाब आपको मिल गया। ये टॉपिक फिर से बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जोस राउल मूलिनो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प आपके पास है। सबसे पहले इस विषय में समझते हैं। मई 2024 में जोस राउल मूलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, पनामा यहां आपको दिख रहा है। पनामा की राजधानी कहां पड़ता है, पनामा सिटी। ठीक है, पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी सीमा कोस्टा रिका और कोलंबिया से लगती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें पूछा जा सकता है। यहां पर कोस्टा रिका है और यहां पर देखेंगे तो कोलंबिया है, इसकी सीमा यहां पर लगता है। गल्फ ऑफ पनामा भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर ये पूछा जा सकता है। एक चीज और आपसे इसके लोकेशन को लेकर पूछा जा सकता है कि ओशियन को लेकर के, देखिए तो ये पैसिफिक ओशियन में यहां पड़ेगा और ऊपर देखेंगे तो कैरिबियन सी यहां पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको इस लोकेशन के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न लोकेशन को लेकर के बीपीएससी में भी अब बनने लगा है। ठीक है, राजधानी पहले ही मैंने बताया पनामा सिटी है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस विषय में जानकारी रखना है। इस प्रश्न का फिर सही जवाब कहां हो जाएगा, कहां के राष्ट्रपति, तो पनामा के राष्ट्रपति। इतना मामला समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न के तरफ। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? फिर से ध्यान दीजिए, यूनिसेफ इंडिया को लेकर के बात किया गया है। किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को इसने अपना जो है नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन होने वाला है, यहां देखिए मई 2024 में, अच्छा तस्वीर से ही पता चल गया होगा है ना कि करीना कपूर खान है। ठीक है, लेकिन इसके विषय में और चीजें समझ लीजिए, क्योंकि संभव है नाम ना केवल पूछ करके आपको यूनिसेफ इंडिया के विषय में कुछ पूछा जा सकता है, इसके विषय में विस्तार से, इसीलिए समझ लेते हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया था। एक मामला ये समझ में आ गया। करीना कपूर वर्ष 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हैं और क्या लड़कियों की शिक्षा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहां जो ये करीना कपूर के लिए पॉइंट दिया गया है, तो टॉपिक पढ़ने का देखिए सही तरीका क्या होता है कि ये काम जो है वह यूनिसेफ इंडिया का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तभी तो इससे जुड़ करके संस्था से ये सारे काम कर रही है। तो क्या क्या ये यूनिसेफ इंडिया करती है, करीना कपूर यहाँ कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि यूनिसेफ इंडिया के तहत क्या कार्य किया जाता है। तो शिक्षा को लेकर के, लैंगिक समानता को लेकर के, बुनियादी शिक्षा को लेकर के, टीकाकरण जो बच्चों में होता है और स्तनपान जैसे मुद्दों पर काम किया जाता है। करीना कपूर यही सारे काम जुड़ करके कर रही है। अब यूनिसेफ जो है वह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों और मानवीय या मानवता के विकास के लिए, उन्हें सहायता करने के लिए, महिलाओं की जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए काम करती है। वर्ष 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया? यूनिसेफ इंडिया को। क्योंकि देखिए नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो केवल व्यक्ति को ही नहीं दिया जाता, वह संस्था को भी दिया जाता है। तो यूनिसेफ इंडिया को बेहतर काम करने के लिए, मानवता के लिए 1965 में से नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार के जानते हैं अलग अलग कैटेगरी होता है, तो पीस के लिए इसे दिया गया, शांति के लिए। यूनिसेफ के साथ साझेदारी के लिए भारत में नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगेन ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नाम पूछा गया था अभिनेत्री का, तो क्या हो जाएगा? करीना कपूर। लेकिन वही बात, यूनिसेफ इंडिया के विषय में आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। 5वें प्रश्न पर आते हैं।
सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिया गया है, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा पहले समझते हैं। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हमारा जो जवाब है वो यहाँ मिल गया। स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है। संगठन की टैगलाइन आप इसे ध्यान रखिएगा, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। चूंकि पीसीएस में कई बार इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। 2024 की थीम क्या है इसका? तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि जो विकास की बात की गई है, बुनियादी विकास को लेकर के बातें किया गया है, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, इन सब चीजों को लेकर के। उसमें देखिए एक शब्द है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा किया गया है। इसीलिए इस थीम को भी आप ध्यान में रखिएगा। इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। 7 मई है ना, यही 7 मई इसका सही जवाब हो जाएगा, स्थापना दिवस। तो आगे बढ़ जाते हैं, आप छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया गया था। इसका क्या नाम रखा गया है? मामला समझ में आ गया। यूक्रेन को लेकर के चर्चा किया गया है। यूक्रेन और रूस जो है पिछले 2 साल से युद्ध में उलझा हुआ है, संघर्ष चल रहा है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर जो है एआई संचालित, एआई का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चीजें समझ रहे हैं, तो हमारे पास जो है वह नेचुरल इंटेलिजेंस है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी इंटेलिजेंसी को किसी मशीन में डेवलप कर देते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा, फिर जाकर के वो क्या बनता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो इसको लेकर के कहा गया है कि फिर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा जो एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है ना। कई बार हम लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, देखिए नाम में प्रश्न रखा है, तो प्रश्न यहां से आ सकता है। टॉपिक देख लेते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान के लिए एक एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया गया। इस प्रवक्ता का नाम क्या है? विक्टोरिया शी रखा गया है। देखिए ये तस्वीर, आपको ये पहली नजर में कोई फीमेल नजर आएगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, धोखा नहीं खाना है, ये एआई प्रवक्ता है, ठीक है। आजकल कई न्यूज चैनल में भी देखते होंगे जो एआई एंकर होती हैं, तो उनके द्वारा न्यूज पढ़ा जाता है। ऐसे ही ये एआई प्रवक्ता है। प्रवक्ता मतलब स्पोक पर्सन हो गया। वहां जो भी अपडेट हो रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा वो जानकारी दिया जा रहा है एआई प्रवक्ता के द्वारा। इसकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए समय और संसाधनों की बचत करना, ये रखा गया है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? विक्टोरिया शी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? मैंने पहले ही 2 टॉपिक पहले ही बताया ना कि थीम पूछा जाता है पीसीएस में। देखिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न में देखेंगे तो थीम को लेकर के ही क्वेश्चन बनाया गया है। देखते हैं, प्रति वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो 7 मई यहाँ पर हमने देख लिया। उद्देश्य क्या? एथलेटिक्स में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करना, फिटनेस को लेकर के जागरूकता पैदा करना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 की अगर थीम देखेंगे तो वर्ल्ड माइल चैलेंज हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार वर्ष 1996 में मनाया गया, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थीम क्या रखा गया? वर्ल्ड माइल चैलेंज, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब आपने ढूंढ लिया। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा ला लीगा खिताब, ध्यान रखना है, क्या रहा है? ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे प्रश्न धूमधाम से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। हाल ही में रियल मैड्रिड ने वर्ष 2023-24 सीजन का ला लीगा खिताब जीता है। ला लीगा में सबसे सफल टीम कौन रहा है? रियल मैड्रिड है, जिसने 36 बार ये खिताब जीता है, ठीक है। ला लीगा स्पेन में एक क्या है? स्पेन में एक पेशेवर क्लब आधारित पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में 10 टीमों के साथ हुई थी। अब देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ठहर के समझ लीजिए, याद रखना है चीजों को। जैसा कि भारत में क्रिकेट की दीवानगी है ना,
ठीक ऐसा ही यूरोप के कुछ कंट्री में देखेंगे, वहां फुटबॉल को लेकर के बहुत दीवानगी है। चाहे पुर्तगाल को लेकर के बात करेंगे, चाहे स्पेन की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, इटली की, जर्मनी की बात करेंगे, तो फुटबॉल की ठीक दीवानगी। और फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल भी है। फीफा वर्ल्ड कप वगैरह जानते हैं, वो फुटबॉल का ही होता है। तो अब यहां पर समझिए, जैसे भारत में आईपीएल होता है, क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, और हम सब जो है उसमें खो जाते हैं 1-2 महीने के लिए, ठीक ऐसे ही जो है यह वहां पर फुटबॉल के भी क्लब मैचेस वगैरह होता है, प्रीमियर लीग वगैरह होता है। उसी में जो है रियल मैड्रिड ने वर्ष 2023-24 का सीजन का ला लीगा खिताब जो है वह जीता। मामला समझ में आ गया। और यहाँ जो यह रियल मैड्रिड क्या है, तो स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है कि यह जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि एक टीम है ना, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स होता है, जैसे कि मुंबई इंडियंस होता है, ऐसे ही। और इसने 36 बार यह खिताब जीता है। और पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता यह होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ? तो स्पेन में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से खेल आधारित प्रश्न जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है पीसीएस का, और पूछा जाता है। क्रिकेट से हटा करके आपसे पूछा जाएगा, और हम सब क्रिकेट देखते हैं तो हम जवाब सही से दे नहीं पाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फुटबॉल। दूसरी बात बता दूं, पेरिस ओलंपिक 2024 का भी समापन हुआ। काफी विवादों में रहा पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक से सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से 6 लोग मेडल लेके आए हैं। 6 का नाम सही जान लीजिएगा। एक तो हॉकी टीम को मिला, तो सही से सभी चीजें जान लीजिएगा। विवाद वगैरह में जो रहे उनका भी थोड़ा नाम जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न वहां से आ सकता है। चलिए अब 90 टॉपिक पर चलते हैं, 90 प्रश्न के साथ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना रखी गई थी। विश्व में पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? देखिए कई बार जो है मैंने कहा थीम पूछा जाएगा, यहां पे देखें तो प्रश्न में ही थीम आ चुका है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलब्ध में मनाया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हेनरी ड्यूनेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने वर्ष 1863 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की शुरुआत की थी। इस दिवस का उद्देश्य क्या रखा गया? देखिए, लोगों में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता भावना को विकसित करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस पहली बार वर्ष 1948 में मनाया गया था। तो चीजें यहां पर समझ में आ गया। हमें जो चाहिए था वह जवाब यह था कि पहली बार कब मनाया गया था, तो वर्ष 1948 में। ठीक है, यहां शब्द क्या है? पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम 10वें टॉपिक पर, और आज का ये आखिरी टॉपिक होने वाला है। आखिरी प्रश्न के साथ, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? यानी कि जो अब पाठशाला होगा, जैसे एक जगह स्कूल होता है तो यहाँ पर बच्चे जाते हैं ना सब पढ़ने के लिए, अब क्या होगा, बच्चे जहां होंगे वहां पर जो है ये स्कूल पहुंच जाया करेगी। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है? तो ये चीजें किस राज्य में किया गया है, चलिए यहां देखते हैं। मई 2024 में मणिपुर सरकार के द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो मणिपुर सरकार, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बात किया गया, मई 2024 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। मणिपुर, ध्यान देना है, इसलिए मैंने इस पर आपको ध्यान दिलवाया। मणिपुर में आप जानते हैं कि पिछले लगभग 2 साल से हिंसा का माहौल रहा है, निर्जातीय संघर्ष के वजह से। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, वह शिक्षा से दूर हो गए हैं। उनको शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, सरकार ने इसके लिए व्यवस्था किया है कि वे स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं, शिविर में हैं, तो स्कूल जो है वह उन तक पहुंच जाए, शिविर तक। तो यही बातें यहां पर किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, 10वें प्रश्न का सही जवाब सी, मणिपुर हो गया। अब चलिए एक प्रश्न आखिरी में मैं आप लोगों को देके जाता हूं। बिहार राज्य में कृषि का स्वरूप क्या है? चलिए बताइए, बिहार राज्य में कृषि का स्वरूप क्या है? आत्मनिर्भर है, व्यावसायिक है, जीवनदायी है, या फिर निर्यातमुखी है? यानी कि इतना हो जाता है बिहार में
कृषि की उपज इतनी हो जाती है फसल की कि सरप्लस हो गया, जितने जरूरत था बिहार के लोगों को वह तो खा पी लिए, भंडारण कर लिए और फिर जो है उसे बेच दिए, निर्यात कर दिए दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। क्या ये वाली स्थिति है या जीवनदायी है कि भैया इतना ही उत्पादन हो पाता है कि किसी तरह से काम चल जाता है, खा पी लेते हैं? या फिर व्यवसायिक है, इस तरह की खेती होती है कि मार्केट को ध्यान में रख करके, मार्केट कैसे चलता है, डिमांड और सप्लाई, तो जिस चीज का डिमांड होगा वही उत्पादन होगा, सप्लाई मतलब समझ में आ गया? तो क्या वो व्यवसाय को ध्यान में रखकर होता है या आत्मनिर्भर होता है, पूरी तरह से जो है वह पूरी तरह से खुद के आधार पर होता है? तो ये चार विकल्प यहां पर दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। फिर से ध्यान दिला दूं, ये पूरा पीडीएफ जो है और इससे पिछला भी 14 पूरा 1 से लेकर 14 लेक्चर तक का ये 15वां लेक्चर, ये सारे पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक को चटकाइए, पहुंच जाइए चैनल पे और वहां सभी आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यह परीक्षा नहीं हो जाता है बीपीएससी का प्रीलिम्स, प्रत्येक दिन आप जो है शाम के 6 बजे ये लेक्चर मेरा प्राप्त कर सकेंगे, इसे देख सकेंगे। इसे अपने और यार दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ये चीजें उपलब्ध होती रही। आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।